जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये वाला क्वेश्चन होगा जो कि रिसेंटली अभी पूछा गया है यूपीएससी मेंस जीएस 2 के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। आज जो हमारा डेली आंसर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन चल रहा है उसका ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस के डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत की ही बुक से पूछा गया है। एम लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत की बुक से। यदि आपके पास 6th एडिशन की है या 7th एडिशंस की है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही जनरल वे में पूछा गया है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कैग के बारे में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनका काम सिर्फ ये इंश्योर करना, यानी कि लेगलिटी को ही इंश्योर करना नहीं है, लेगलिटी ऑफ जो एक्सपेंडिचर है उसको ही इंश्योर करना नहीं है, बल्कि उनका काम ये भी है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको भी वो क्या करे, इंश्योर करे। ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी पे आपको क्या करना है, कमेंट करते हुए 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना था। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारा डिस्कशन चलेगा जैसे अभी डेली वन एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस चल रहा है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उस पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। आपको लगता है कि और भी पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट होने चाहिए आंसर राइटिंग में, आप बिल्कुल वहाँ पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे मार्क्स आंसर को मार्क्स देना चाहें तो आप मार्क्स भी दे सकते हैं, इवोल्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या चलेगा, एक तरीके से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ वो ही पॉइंट सही हैं, बाकी पॉइंट्स गलत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और न ही आंसर मैंने किसी वेबसाइट से उठाया है या किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से नहीं लिया है, खुद के आंसर है। और आपको लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आपने अलग अलग सोर्स से स्टडी करिए बिल्कुल बता सकते हैं, अच्छा लगेगा कि हमारा डिस्कशन इस तरीके से चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जब मैं आपको ये सारी चीजें एक साथ पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊं तब आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा आंसर किसके लिए है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी लिख के रखे हैं जो कि किसके रिगार्डिंग में है, कैग के रिगार्डिंग में है। तो देखिए अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो उनके बारे में कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में भी मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग के बारे में बात करता है। देखिए ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये आपके किसके लिए काम में आ सकती हैं, प्रीलिम्स के लिए काम आ सकती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आर्टिकल 148 में हम क्या करते हैं, जो कैग की जो अपॉइंटमेंट की जाती है, उनकी जो नियुक्ति की जाती है उसके बारे में बात किया जाता है। तो कैग की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और कैग जो है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं, वो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल के लिए होता है। और या उनकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होती है, 65। तब उसके बाद वो क्या कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 6 वर्ष की अवधि तक वो क्या रहते हैं, मतलब ऑफिस में रहते, काम करते, या जब तक उनकी एज 65 कंप्लीट ना हो जाए। फिर देखिए कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर चिल्ड्रन कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इन द सेम मैनर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि उसी इनको रिमूव करने का वही प्रोसेस होता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का होता है, उसी मैनर में क्या किया जा सकता है, कैग को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स मेंशन है आर्टिकल 148 के अंदर में। उसके बाद देखिए बात करते हैं आर्टिकल 149। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 कैग के बारे में क्या कहता है, उनके पावर और उनकी ड्यूटीज के बारे में कहता है। इस आर्टिकल के अंदर में जो आउटलाइनिंग की गई है, यानी कि जो बताया गया है कैग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसा कि क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो कैग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी रिगार्डिंग जो भी ऑडिट होता है और जो भी मेंटेनिंग रहता है जो अकाउंट्स के लिए होता, अकाउंटिंग का। और किसके लिए, यूनियन का मतलब यहाँ पे सेंट्रल के लिए हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो किसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके, बाय कानून के तहत की जा सके, प्रिस्क्राइब बाय
लॉ। उसके बाद देखिए आर्टिकल 150 की बात करते हैं। आर्टिकल 150 क्या कहता है? फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल है और स्टेट है उनके खातों के रूप के बारे में बात करता है। तो देखिए इसमें अगर हम अकाउंट की बात करते हैं तो किसका? यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट। तो उनके प्रिस्क्राइब्ड के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है? एडवाइस दिया जाता है किसको? कैग को। मतलब सेंट्रल और स्टेट के खातों को कैग की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? निर्धारित किया जाता है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 150 के अंदर में। आर्टिकल 151 क्या कहता है? आर्टिकल 151 कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट मतलब जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अपनी रिपोर्ट है यानी कि जो रिलेटेड होता है अकाउंट से रिलेटेड यूनियन ऑफ प्रेसिडेंट को, वो क्या करता है? सबमिट करता है। या उस रिपोर्ट या वो जो रिपोर्ट होता है वो स्टेट के अकाउंट से अगर रिलेटेड है तो वो किसको करेगा? गवर्नर के पास सबमिट करेगा। इन शॉर्ट मतलब देखिए कैग की जो रिपोर्ट है वो अगर सेंट्रल के लिए है, यूनियन के लिए है, तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या है? उसे संसद में रखा जाएगा। फिर अगर स्टेट अकाउंट के लिए है तो वो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास चला जाएगा, गवर्नर के पास सबमिट किया जाएगा। और इस रिपोर्ट को फिर जाकर के क्या किया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर में रिपोर्ट को फिर से रखा जाता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर में। ये बात रखी गई आर्टिकल 151 में। आर्टिकल 279 क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। ये बात रखी गई है कैग के लिए ही। तो देखिए जो आर्टिकल 279 है वो कैग को हेल्प करता है नेट प्रोसीड्स, जो भी टैक्स है या जो ड्यूटीज है उसके लिए। और इम्पोर्टेंट फॉर जो डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जो डिवीजन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल ये भी इंश्योर करता है कि जो कैग का फंक्शन है यानी कि कैग की जो ड्यूटीज है पब्लिक फंड्स और को क्या करना? गार्डियन करना। और ये इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट फाइनेंस है, जो गवर्नमेंट फाइनेंस है ऑडिट और अकाउंटेंट का, वो क्या हो? प्रॉपरली हो। इस चीज को भी इंश्योर करता है आर्टिकल 279। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ड्यूटी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, उसके बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो क्या करता है? इंश्योर करता है जो भी लेगेटी है, और लेगेटी है किसका? एक्सपेंडिचर का। तो कैग की प्राइमरी रोल ये होता है, प्राइमरी रोल का मतलब है कि प्राथमिक रोल यही होता है कि वो ऑडिट करे जो भी गवर्नमेंट अकाउंट है और इंश्योर करे कि जो पैसे का जो खर्च किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड्यूर्स के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा रहा है। और ये भी जांच करना यानी कि चेक इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इन लाइन विद द बजट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब यह जांच करना कि जो सरकारी खर्च है, एक्सपेंडिचर है, संसद के द्वारा जो भी अप्रूव्ड मिला है उसके अनुसार यानी कि उसी के अनुरूप में किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद देखिए ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो कैग क्या करता है? जो रिपोर्ट बनाता है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, और तब जाकर के उसे पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर में उसे दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है। और ये रिपोर्ट हेल्प करता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबल को। फिर देखिए गार्डियन पब्लिक फंड। गार्डियन पब्लिक फंड का मतलब है कि जो भी पब्लिक का पैसा है, पब्लिक फंड है, उसको क्या करना? सार्वजनिक जो धन है उसको सुरक्षित करना, गार्डियन करना। तो वो एग्जामाइन करते हैं बोथ दोनों, यानी कि जो भी लेगलिटी है और जो प्रॉपर्टी है। तो कैग क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है जो भी पब्लिक फंड्स होते हैं और इंश्योर करता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो क्या किया जाए? खर्च किया जाए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कैग का काम सिर्फ ये नहीं होता है, सिर्फ ये चेक करना नहीं होता है कि जो सरकार की जो खर्च है वो सारे रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं, लेकिन ये भी इंश्योर करना होता है कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो भी स्पेंड किया जा रहा है, वो क्या है? हाई पर्पस यानी कि वाइजली एंड फॉर द हाई पर्पस के लिए हो रहा है।
यानी कि ये सुनिश्चित करता भी है कि जो पैसे खर्च किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से यानी कि बुद्धिमानी से यानी कि पूरी सोच समझ के साथ खर्च किया जा रहा है या नहीं, इसको भी इंश्योर करना कैग का काम होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास कुछ डिस्कशन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स पे ना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, टेक केयर।